जय हिंद। वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। मैं मनीष सेप्टा। बच्चों, आज हम जेई एडवांस 2021 का पेपर 2 डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का। पेपर के लेवल की अगर आप बात करें तो पेपर 1 से पेपर 2 अच्छा था। पेपर 1 इजी था, पेपर 1 के कंपैरिजन में पेपर 2 अच्छा था। और इसमें आपके पास में स्टैंडर्ड जेई के पेपर्स में रहता है वैसा से मुझे दिखाई दिया। इसमें आपके पास में 4-5 सवाल ट्रिकी थे, 4-5 सवाल ट्रिकी थे, पर ऐसा नहीं था कि जो रीच में नहीं थे। आपकी रीच में थे, पर वो ठीक है, कुछ कॉम्प्रिहेंशन थे जो पढ़ के समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको। तो 2-4 सवाल आप थोड़े ट्रिकी बोल सकते हैं, बाकी सवाल आपके पास में इजी थे। और तो मेजर पोर्शन इसमें इजी था, तो आप पेपर को टफ की कैटेगरी में नहीं लेके जा सकते पेपर को। तो इसमें सवाल इतने थे कि आप इजीली अगर वो आप जैसे इसमें टोटल 19 प्रॉब्लम्स हैं आपके पास में, तो आप 12 प्रॉब्लम्स आप बोल सकते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बहुत इजीली हो जाते अगर आप बेसिक कंसेप्ट के थे। बाकी 3-4 प्रॉब्लम थोड़े से अच्छे थे और 2-3 सवाल ऐसे जो थोड़े ट्रिकी थे, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है और वो नए कंसेप्ट उसमें थोड़े यूज हुए होंगे। आइए अपने 1 बाय 1 सभी सवाल को देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपको बोला गया कि ये रोटेशन का सवाल था। रोटेशन बहुत बेसिक सवाल था, मतलब रोटेशन में एक्चुअली यही देखने को मिलता है, या तो सवाल बहुत बेसिक मिलता है फिर बहुत अच्छा मिलता है। तो सवाल ये बेसिक सवाल था। इसने क्या बोला है आपके पास में, और जो इसमें मार्किंग स्कीम में है वो आपके पास में ये मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट है, और +4 -2 और पार्शियल मार्किंग आपके पास में है जैसा कि होता है। यहाँ पे ऐसे कोई सपोर्ट है, एक कोई वॉल बना दिया आपने, और यहाँ पे ऐसे एक रोड बना रखी है और रोड के ऊपर ऐसे एक वेट आपने हैंग कर रखा है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू दैट इज अल्फा डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ओ एंड दिस पॉइंट इज क्यू, और ये वाला एंगल आपके पास है 45 डिग्री है। ठीक है, अब इसने बोला कि इस रोड का जो वेट है आपके पास में W है, और जो ये रस्सी जो मैक्सिमम टेंशन बियर कर सकती है, जो इस रस्सी में जो मैक्सिमम टेंशन हो सकता है T मैक्स, वो सवाल में गिवन है 2√2W मैक्सिमम टेंशन हो सकती है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है पूछे। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट O डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगल अल्फा। ओके सॉरी, अल्फा एंगल नहीं है, ये वाला इसका वेट को कुछ अल्फा बोला हुआ है। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, भाई कंपोनेंट अगर मैं टेंशन तोड़ूंगा तो एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा। मान लेते हैं ये कंपोनेंट में टेंशन का T है, ये भी T है, तो इसमें नेट टेंशन बनेगी वो T√2 है। ठीक है, वो थोड़ा इजी दिखी इसलिए मैंने इसको TT लिखा है, तो ये T√2 मान लिया मैंने टेंशन इसके अंदर। बहुत बढ़िया। तो अगर आप यहाँ पे इसका टॉर्क बैलेंस आउट करने जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, TL ऊपर की तरफ लग रहा है, और ये अल्फा W ये वेट मल्टीप्लाई L, इसका टॉर्क नीचे की तरफ है, यहाँ पे W का टॉर्क इसके सेंटर पे लग रहा होगा, W मल्टीप्लाई L/2। ये इसको आपने ऐसे उड़ा दिया। टेंशन की वैल्यू कितनी है, टेंशन की वैल्यू है अल्फा ओमेगा प्लस अल्फा W प्लस W/2। ये बात सही, पर ये आपके पास अभी रोटेशनल इक्विलिब्रियम हुआ। ये जो आपने इक्वेशन लिखी है ये किसकी होगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की होगी। अगर आप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखने जाएंगे तो आप क्या करेंगे, देखिए जो नीचे की तरफ नेट फोर्स था, अगर मैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देखूं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना था आपके पास में, नीचे डायरेक्शन दैट इज अल्फा W प्लस W, और ये आपके पास में नेट वर्टिकल फोर्स होना चाहिए। तो वो क्या आएगा, T प्लस नॉर्मल रिएक्शन का NY कंपोनेंट। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऐसे कुछ NY या फिर कुछ NX, इसकी डायरेक्शन कुछ उल्टी सीधी भी हो सकती है, वो चेक कर लेंगे यहाँ पे। तो मैंने माना ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। तो आप यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस NY की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, NY की वैल्यू कितनी है, दिस इज अल्फा W प्लस W माइनस T, और T की वैल्यू अभी हम देख चुके हैं, दैट इज अल्फा W/2, सॉरी अल्फा W माइनस W/2। तो इसने इसको उड़ा दिया, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, W/2। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आपके पास में अल्फा पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया। बी बोला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स ऑन O इज इक्वल टू W फॉर अल्फा की वैल्यू ये। तो नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, देखिए अगर आपके पास में ये टेंशन इधर है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन बस यही टेंशन फोर्स है, तो इसको बैलेंस करने के लिए NX को फिर इधर रखना पड़ेगा। क्लियर, तो हम क्या बोलेंगे, NX जो होगा आपके पास में वो T के बराबर होगा। हमारे पास T टेंशन नहीं है, टेंशन है T√2, हमने दोनों TT लिखा है ना, तो NX इसके बराबर होगा। अब इसने क्या बोला, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स ऑन O इज इक्वल टू W, और अल्फा की वैल्यू 0.5 है। तो टेंशन की वैल्यू हमें पता है ना यार, ये अल्फा की वैल्यू 0.5 W इसने पुट किया है प्लस W/2, नेट कितना बन गया आपके पास में, W बन गया। तो NX की वैल्यू आपके पास में W के बराबर आ रही है, तो बी ऑप्शन आपके पास मैच कर गया। फिर पर टेंशन इन द लूप इज टेंशन इन द लूप इज 2W इफ अल्फा इज 0.5। तो अगर आपके पास में अल्फा 0.5 होगा तो जो टेंशन की वैल्यू आएगी वो आएगी W। हमें रस्सी में टेंशन चाहिए, तो रस्सी में टेंशन कितना है, टेंशन इन स्ट्रिंग
मैंने उल्टा थोड़ा ले लिया, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो आपको, फिर ध्यान रखिएगा यू ना से टेंशन, रस्सी में टेंशन टी नहीं है, रस्सी में टेंशन T√2 है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो इसमें कितना होगा आपके पास, √2W आएगा आपके पास में, तो वो आपके पास में जवाब में नहीं है, तो सी ऑप्शन हम नहीं बोलेंगे। रस्सी ब्रेक कब हो जाएगी, व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन 1.5। तो हम चेक करते हैं भाई, आपके पास में टेंशन की वैल्यू ये आई आपके पास में, ठीक है। तो टेंशन रस्सी में टेंशन अगर मैं देखूं तो वो कितना आएगा, दैट इज √2 मल्टीप्लाई अल्फा W प्लस W/2, ये आएगी रस्सी में टेंशन, √2T है टेंशन। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है सवाल में, 2√2W, इस √2 ने उसको उड़ा दिया। तो यहाँ पे अगर हम W की वैल्यू देख रहे हैं तो अल्फा W इज इक्वल टू 2 माइनस दिस इज बिकम 3/2 ऑफ वेट। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1.5। तो अल्फा की वैल्यू लिमिटिंग केस हो गया आपके पास में, ये आपके पास लिमिटिंग केस हो गया। अगर आपको ब्रेक करना है तो ब्रेक करने के लिए आप क्या बोलेंगे, ये टेंशन इससे बड़ी होनी चाहिए, तो ये अल्फा की वैल्यू 1.5 से बड़ी होनी चाहिए। तो 1.5 लिमिटिंग केस है, लास्ट केस है जिसमें वो बच सकता है। तो आपके पास में 3 ऑप्शन सही हो रहे हैं, ऑप्शन A, B एंड D। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, एक सोर्स है वो अप्रोच कर रहा है स्पीड u के साथ, और एक ओपन एंड है स्टेशनरी पाइप का लेंथ L है, और जो फ्रीक्वेंसी वो एमिट कर रहा है वो fs कर रहा है। तो दूर वाला एंड है पाइप का वो क्लोज है, तो यहाँ पे आपने ऐसे पाइप बना दी, इसका ये वाला एंड क्लोज है और एक एंड ऐसे ओपन है। अब इससे बोला कि स्पीड सब चीजें आपको दे रखी है कि f0 इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, f0 क्या है इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब देखिए अगर आपके पास में क्लोज ऑर्गन पाइप है तो क्लोज ऑर्गन पाइप में आपके पास में अगर f0 मिला है तो नेक्स्ट मोड फिर 3f0 पे मिलेगा। तो पाइप में आपको सिर्फ ओड हार्मोनिक्स आपको मिलेंगे, दैट इज f0 मिला है तो फिर 3f0 मिलेगा, फिर 5f0 मिलेगा, फिर 7f0 मिलेगा, इवन नंबर्स आपको नहीं मिल सकते। तो यहाँ पे जो पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज है, तो f0 है तो फिर 3f0 पॉसिबल है, फिर 5f0 पॉसिबल है, ये 7f0 पॉसिबल। यही मेन कंसेप्ट लगा मुझे इस सवाल में। अब इसने क्या बोला, एक सोर्स है वो अप्रोच कर रहा है स्पीड u के साथ में, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है आपके पास में वो fs एमिट कर रहा है। तो इसमें से कौन से केस में रेजोनेंस होगा, कौन से केस में रेजोनेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे एक सोर्स है वो डिफरेंट अलग अलग केस में अलग अलग स्पीड से मूव कर रहा है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो fs है। तो ये पूछ रहा है कि इस पाइप का मतलब इस फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग इस पाइप में कब रेजोनेंस होगा कब नहीं होगा। तो ए ऑप्शन में आपको बोला गया कि u की वैल्यू आप रखिए दैट इज 0.8v और fs की वैल्यू रखिए f0। तो देखिए इस वाले केस में अगर हम डॉपलर से देखें तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो हमें दिखाई देगी, तो v आ गया ऊपर आपके पास में साउंड, नीचे आपके पास में सोर्स का 0.2v, और इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास में कितनी आ जाएगी f0। तो ये कितना बनेगा आपके पास में, दिस इज 5f0, ये 5f0 बन रहा है भाई। जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी क्योंकि उसने बोला fs f0 है, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। 5f0 को पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, मतलब इसमें आपके पास रेजोनेंस हो जाएगा। बी ऑप्शन में भी यही बात बोली, बी ऑप्शन में भी आपके पास में u की वैल्यू है 0.8v और fs की वैल्यू कितनी है 2f0। तो यहाँ पे अगर हम f निकालने जाएंगे तो f कितना बनेगा, दैट इज v डिवाइड बाय 0.2v मल्टीप्लाई f0 की जगह 2f0 लिखना पड़ेगा, बिकॉज सोर्स की फ्रीक्वेंसी आपका 2f0 है। इस वाले केस में देखता हूँ यहाँ पे ये आ गया 5 आ गया 10f0, तो 10f0 तो पॉसिबल नहीं है ना भाई, इसमें और हार्मोनिक्स मिलेंगे, इवन मिलेगा, 10f0 आपके पास पॉसिबल नहीं है, तो आप इसलिए बी ऑप्शन सही हो सकता नहीं है। फिर हम चलते हैं ऑप्शन सी के ऊपर। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि भाई u की वैल्यू 0.8 है, u की वैल्यू 0.8 भी है, और जो फ्रीक्वेंसी है आपके पास में दैट इज 0.5f0, इसको हम पुट करते हैं, दैट इज f एपरेंट इज इक्वल टू ऊपर v और यहाँ पे 0.2v और मल्टीप्लाई 0.5f0, दिस वैल्यू विल बिकम 5 और 2.5f0, तो 2.5f0 कुछ नहीं है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं हुआ। डी ऑप्शन को हमने चेक किया, तो डी ऑप्शन आपके पास में u की वैल्यू आ रही है 0.5v और fs जो आपके पास में है दैट इज 1.5f0। तो f एपरेंट कितना है आपके पास, तो ये बन जाएगा v डिवाइड बाय 0.5v और दिस इज बिकम 1.5f0। ये आया आपके पास में यहाँ पे 3f0, तो 3f0 पॉसिबल है, तो आपके पास में 3f0 कोरस्पॉन्डिंग बात बन सकती है। तो डी ऑप्शन मैच कर रहा है, इसमें ए ऑप्शन मैच कर रहा है, जिसमें आपके पास ओड हार्मोनिक मिल रहा है फ्रीक्वेंसी के वो मैच कर जाएंगे, तो आपके पास इसमें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मुझे ये सवाल पर्सनली अच्छा लगा, मतलब ये सवाल थोड़ा अच्छा था,
तो अगर आप मान लीजिए फर्स्ट राउंड में अगर आप जा रहे थे तो फर्स्ट राउंड में आपको ये सवाल नहीं छेड़ना चाहिए था, मतलब मे बी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सोचने वाला है। तो फर्स्ट सवाल, ये थर्ड सवाल थोड़ा अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा नहीं कह सकते, थोड़ा अच्छा था। सवाल की लैंग्वेज पढ़िए, सवाल में क्या बोला गया। सारे बोले प्रिज्म है, ठीक है। फॉर ए प्रिज्म ऑफ, उसका जो एंगल है आपके पास में, ये वाला एंगल कितना है आपके पास में 60 डिग्री। फॉर ए प्रिज्म ऑफ प्रिज्म एंगल 60 डिग्री, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ आर n1 एंड n2। ये वाला n1 है और ये वाला n2 है, ठीक है। और सवाल में बोला गया n2 आपके पास से बड़ा है n1 के, ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे बड़ा। The angle of incidence is chosen such that the incident ray will have minimum deviation अगर n1 n2 बराबर होता है। उससे बोलते हैं जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये आपको कैसे उसने चूज किया कि ये वो वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है जब n1 n2 बराबर होता तो जो एंगल हमें लेना पड़ता मिनिमम डेविएशन के लिए। तब सोच के देखिए, अगर आपके पास मिनिमम डेविएशन का केस है, दोनों बराबर है आपके पास में n1 n2 उस केस में 1.5, तो ये वाला एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री है। तो मिनिमम डेविएशन में क्या होता है, I इज इक्वल टू ई होता है, I इज इक्वल टू ई होता है, मतलब R1 इज इक्वल टू R2। ये वाला 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो ये भी इधर I होगा आपके पास में, ऐसा केस बनता है। तो यहां से हम इस I की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपने क्या लिखा, साइन I इज इक्वल टू 1.5 साइन 30। तो साइन I की वैल्यू कितनी बनी, 3/4। और I फिक्स रहता है, I बदलता नहीं है, सवाल में मेंशन है कि वैसे I नहीं बदलता, I फिक्स है। अब यहाँ पे ये I है आपके पास में, तो यहाँ पे ये जो R1 आपके पास में बन रहा होगा, ये ऐसे कुछ यहाँ पे चला गया होगा ऐसे, ठीक है। तो ये वाला एंगल 30 डिग्री है, अगर ये I है तो ये 30 डिग्री होगा, अभी हमने देखा। और यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, तो यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं होगा, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। और अब ये यहाँ पे ऐसे कुछ बाहर निकल रहा है E से। अब इससे सवाल में क्या बोला गया कि अगर हम इस n2 की वैल्यू n1 से थोड़ी ज्यादा करें, जैसे n1 प्लस डेल्टा है, ठीक है। तो जो अगर आप सोच के देखिए, अगर आपने इस n2 की वैल्यू पहले जब आपके पास में ये 30 डिग्री था, जब 30 डिग्री था और यहाँ पे n1 n2 बराबर थे, तो ये वाला एंगल I के बराबर था। अब इसने बोला कि अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, n प्लस डेल्टा n कर देते हैं, जैसे n1 प्लस डेल्टा n कर देते हैं, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस पहले जो था उससे कुछ थोड़ा बढ़ जाता है, E प्लस डेल्टा। तो ऑब्वियस सी बात है, बढ़ना भी चाहिए, बिकॉज पहले जो म्यू था उससे म्यू की वैल्यू आपने बढ़ा दी, तो अब वो रेयर मीडियम में जाए, रेयर मीडियम में अगर जाएगा आपके पास में, तो फिर E की वैल्यू आपके पास से बढ़ेगी, ठीक। अब हम शेष सो लगाते हैं यहाँ पे अगर हम शेष सो लगाए तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज इसका रिफ्रैक्टिविटी n1 प्लस डेल्टा n, n1 को उससे n बोले तो हम n लिख देते हैं, मल्टीप्लाई साइन 30 इज इक्वल टू साइन E प्लस डेल्टा E, और यहाँ का रिफ्रैक्टिविटी कुछ 1 है। तो आपने साइन 30 को आप क्या लिखेंगे, हाफ लिख देंगे, दिस इज बिकम n प्लस डेल्टा n डिवाइड बाय 2, ठीक है। n की वैल्यू सवाल में गिवन है 1.5, तो हम उसको 1.5 ही रख लेंगे, बाद में जो जरूरत पड़ेगी तो ये तो रख देता हूँ। 1.5 अगर मैं रखूंगा, दिस 3/4 प्लस डेल्टा n बाय 2, ऐसा बनेगा। अब इसको तो खोलना पड़ेगा, साइन A प्लस बी का फॉर्मूला है साइन A कोस B, साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B, ऐसे लिखा जाएगा। अब इसमें थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगा के देखते हैं। डेल्टा n तो हमें चाहिए, ये सब चीजें तो हमें चाहिए। अभी इसमें साइन E देखते हैं, साइन E कितना है। जब आपके पास मिनिमम वाला केस था तो E आपके पास में I के बराबर था, तो साइन I पता है 3/4, तो आप इसको लिखिए 3/4 प्लस डेल्टा n बाई 2 इज इक्वल टू साइन E की वैल्यू मतलब साइन I हो गया, तो ये वैल्यू है 3/4, और कोस डेल्टा E को आप अप्रोक्सीमेटली 1 बोल देंगे। क्यों? क्योंकि डेल्टा E अपने आप में बहुत छोटा है ना, डेल्टा E बहुत छोटा है, तो कोस अप्रोक्सीमेट टेंडिंग टू 0 हो गया, कोस 0 1 होता है आपके पास में, प्लस कोस E की वैल्यू अगर निकालें तो ये कोस, यहाँ पे देखिए साइन का पता है आपको, दिस इज 3 दिस इज 4, तो ये कितना बन गया आपके पास में 16 माइनस 9, तो ये √7 बन गया आपके पास में। तो ये कोस E कितना बन गया √7/4। देखिए जो E है वही I है, जो E है वही I है, इसलिए क्या कि यही केस था, बस इसमें हाफ की वैल्यू, जो हाफ वाला जो ये इसका व्यू था वो 1.5 थोड़ा ज्यादा कर दिया। और साइन डेल्टा E को आप डेल्टा E लिख सकते हैं, बिकॉज वो अंदर वाला एंगल अपने आप में बहुत छोटा है, इसने इसको उड़ा दिया। तो यहां से आपको रिजल्ट मिलेगा डेल्टा n इज इक्वल टू √7/2 मल्टीप्लाई डेल्टा E। अब पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि डेल्टा E की जो वैल्यू है वो डेल्टा n से बड़ी है, डेल्टा E की वैल्यू नहीं, डेल्टा n बड़ा है। देखिए √7 आपके पास में 2 से बड़ा आएगा, √7 अप्रोक्स 2.8 के आसपास आता है, तो डेल्टा n बड़ा है, डेल्टा n इज ग्रेटर देन डेल्टा E। तो ये ऑप्शन तो आपके पास में मैच नहीं किया।
सेकंड में बोल रहा है कि डेल्टा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा एन, हाँ दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन सही है। सी में बोल रहा है कि डेल्टा ई की जो वैल्यू है आपके पास में वो 2 मिली रेडियन से लेके आपके पास 3 मिली रेडियन के बीच में लाई करती है अगर डेल्टा एन की वैल्यू ये, तो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। बट डेल्टा एन की वैल्यू गिवन है 2.8 10⁻³ मल्टीप्लाई 2 कर दिया, और √7 की वैल्यू आपके पास में 2.8 के आसपास है, जैसे डेल्टा ई, इसने इसको उड़ा दिया। तो डेल्टा ई की जो वैल्यू है आपके पास में वो कहां आ रही है भाई, 2 रेडियन के आसपास में आ रही है, जैसे 2 मिली रेडियन के आसपास आ रही है। डेल्टा ई जो आपके पास में आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 2 मिली रेडियन के आसपास आ रहा है। अब इसने ये रेंज क्यों दिया, बिकॉज √7 की एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता नहीं, तो रूट इसके आसपास में आ रही है, तो अब वैसे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपके पास में गलत हो जाएगा। क्लियर, तो इसमें 2 ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। क्लियर, तो ये सवाल थोड़ा अच्छा था एज कंपेयर टू बाकी सवाल, मुझे ये सवाल पर्सनली ठीक लगा। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल है। आपको बोला गया फिजिकल क्वांटिटी कुछ एस है, और उसको ऐसे लिखा गया एस इज इक्वल टू ई क्रॉस बी डिवाइड बाय म्यू नॉट। अब पूछा गया इसकी जो डायमेंशन है वो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किससे मैच कर रही है। तो पहली बात तो हमें पहले इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज म्यू नॉट की डायमेंशन अजीब है ई की बी की, तो इसको कुछ एक जनरल फॉर्मूला में लेके आए ताकि हमारी कुछ बात बच सके। पहली बात इस क्रॉस प्रोडक्ट कोई मतलब नहीं है, अगर वो डायमेंशन चेक करनी है तो आप लिखो इसको ई बी बाय म्यू नॉट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो हमें ई और बी में क्या रिलेशन पता है, तो अगर आप देखें बी है और नीचे म्यू नॉट है, तो या तो आप हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की टर्म बने, तो एप्सिलॉन नॉट तो आएगा नहीं कहीं पे, तो हमें काम करते हैं बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट बना के देखते हैं, बिकॉज एनर्जी डेंसिटी होता है बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। तो मैंने ई को बी की टर्म में लिखा, तो ई बाई बी क्या होता है आपके पास में, सी होता है, ई बाई बी सी होता है। तो ई को क्या लिखेंगे आप, बी स्क्वायर सी, ई को क्या लिख दिया बी, मतलब बी सी लिखा है यहाँ पे, तो ये बी स्क्वायर सी बन गया डिवाइड बाय 2 म्यू नॉट। अब देखिए बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट होता है एनर्जी डेंसिटी, तो यह जो टर्म है वो एनर्जी डेंसिटी है, तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, और मल्टीप्लाई ये आपके पास में मीटर पर सेकेंड, दिस इज लेंथ और डिवाइड बाय टाइम, ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है। क्लियर, तो ये क्या बन गया, दिस इज एनर्जी डिवाइड बाय एरिया मल्टीप्लाई टाइम, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन रहा है। ये भैया आपके पास में एस की यूनिट है। अब हम ऑप्शंस में चेक करते हैं। ऑप्शंस में पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि जो ए ऑप्शन है दैट इज एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज और करंट। चार्ज और करंट से क्या मिलना है भाई, क्यू आई से तो कुछ नहीं मिलना है आपको भाई। आपके पास में क्या लिखा हुआ है, एनर्जी लिखा हुआ है। चार्ज को आप किसी की टर्म में भी लिखेंगे, मान लो आपने इसको आई टी लिख दिया तो आई स्क्वायर टी बन गया। तो आई स्क्वायर टी को क्या करें, कुछ नहीं बन सकता भाई, ऐसा कोई पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है इसके अंदर, क्योंकि करंट का तो या तो आई स्क्वायर रेजिस्टेंस होता तो पावर और कुछ बनता, तो करंट के तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, तो बात ही नहीं बनेगी। बी ऑप्शन में आपको बोल रहा है दैट इज फोर्स डिवाइड बाय लेंथ और यहाँ पे टाइम, डिवाइड बाय लेंथ और यहाँ पे टाइम। तो ये देखिए अगर आप एनर्जी बाय एरिया देखें, एनर्जी बाय एरिया, तो एनर्जी क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो अगर एक लेंथ वहां पे उड़ा दे तो ये सेम बन जाएगा, मतलब इसको अगर आप ऐसे लिख दे फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ और इसको लिख दे लेंथ स्क्वायर मल्टीप्लाई टी, तो ये उड़ जाएगा, ऐसा बन जाएगा ना आपके पास में। तो बी ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है, हाँ सही है। सी में बोल रहे हैं एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी बाय वॉल्यूम नहीं है, एनर्जी बाय वॉल्यूम नहीं है, एनर्जी बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई में ये चीज थी, तो सी ऑप्शन मैच नहीं करा। पावर बाय एरिया, पावर क्या होता है, पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। अगर आप डी ऑप्शन में देखेंगे इसमें लिखा पावर डिवाइड बाय एरिया। देखिए एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या बन गया, पावर बन गया, एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर, पावर बाय एरिया, तो ये भी मैच कर रहा है। तो आपके पास में 2 ऑप्शन मैच कर जाएंगे इसमें, दैट इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। क्लियर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास में न्यूक्लियर फिजिक्स का सवाल है। आपको बोला गया एक हैवी न्यूक्लियस है एन जो कि रेस्ट पे है, और तो फिजन में उसका फिजन हो जाता है। एन से क्या बनता है आपके पास में, एक पी बनता है और एक क्यू बनता है, ये 2 बन गया आपके पास में। ये आपके पास में मतलब फिजन होके गया है, लाइटर न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसने बोला जो डेल्टा है वो लिखा हुआ है मास ऑफ एन माइनस मास ऑफ पी माइनस मास ऑफ क्यू, मतलब ये आपके पास में मास डिफेक्ट लिखा हुआ है, मास डिफेक्ट। आपको बोला कि ईपी और ईक्यू काइनेटिक एनर्जी है पी की और क्यू की, तो जो एनर्जी आपके पास में मिली होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपके पास में, ईपी, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ईक्यू, ठीक है। और क्या क्या गिवन है सवाल में, वेलोसिटीज गिवन है, इसकी वेलोसिटी जो आपके पास में दैट इज वीपी और इसकी जो वेलोसिटी है आपके पास में वी2। अब हमसे पूछ कह रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है कौन कौन से गलत है।
आप ये देखिए, ये जो एनर्जी मिलेगी वो आएगी कहां से? मास डिफेक्ट से आएगी। तो आप बोले थे डेल्टा ई जो होगी, जो एनर्जी रिलीज आपके पास में होगी, आप उसको ई लिखिए, डेल्टा ई मतलब कि ई लिखिए। तो वो कितना? मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, ये होगी। तो डेल्टा एम मतलब जो चेंज इन मास है उसको डेल्टा लिखा हो जाए, डेल्टा मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, ये एनर्जी है आपके पास में। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो टोटल एनर्जी है ये गई कहां पे? इसकी और इसके पास में। तो टोटल एनर्जी है किसके पास? इट इज ईपी प्लस ईक्यू। तो आप क्या बोलेंगे? ईपी प्लस ईक्यू किसके बराबर है? डेल्टा मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। ए ऑप्शन मैच कर रहा है। फिर बोल रहा है कि ईपी के पास में कितनी एनर्जी है, एग्जैक्ट उसने पूछा है। तो हम क्या बोल रहे हैं? हमें सम पता है दोनों का इतना है। तो और आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, बिकॉज इनिशियली जो पेरेंट न्यूक्लियाई था वो रेस्ट पे था, तो डॉटर न्यूक्लियाई का भी नेट मोमेंटम जीरो होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम क्या लिखेंगे? दैट इज एमपी Vp इज इक्वल टू MQ VQ, ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा। पर हमें जो बी ऑप्शन में पूछा है वो एनर्जी के टर्म में पूछा है, तो हम इसको किस के टर्म में लिखते हैं? अंडर रूट 2 MPKP अंडर रूट 2 MQKQ। इस 2 ने इसको उड़ा दिया, तो आपके पास में जो आएगा दिस इज MPKP इज इक्वल टू MQKQ, ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, अब आप देखिए जो एनर्जी है Kp बाई KQ वो उल्टे रेशो में है मास के उल्टे रेशो में है। तो अगर आप देखेंगे कि P को कितनी एनर्जी मिलेगी, तो P को एनर्जी मिलेगी दैट इज MQ डिवाइड बाय MP प्लस MQ मल्टीप्लाई टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी है? डेल्टा मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। भैया आप कैसे? मास के उल्टे रेशो में ना आपके पास में, तो ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा। तो यार वो जो पी में जो लिखा हुआ उसमें ऊपर एमपी लिखा हुआ है, इस वजह से वो मैच नहीं कर रहा। सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है? सी ऑप्शन में बोल रहा है वीपी बाई वीक्यू। वीपी बाई वीक्यू हम यहां से देखते हैं, देखिए वीपी बाई वीक्यू वो कितना? दैट इज एमक्यू बाई एमपी। वीपी बाई वीक्यू कितना आ रहा है आपके पास में? एमक्यू बाई एमपी। तो सी ऑप्शन मैच कर गया। फिर अगर आप डी ऑप्शन में देखेंगे तो क्या बोल रहे हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम फॉर पी एज वेल एज क्यू, उसकी वैल्यू इतनी। मोमेंटम हमें निकालना पड़ेगा। हम मोमेंटम कैसे निकालें? देखिए मोमेंटम किसी का भी जो है दैट इज अंडर रूट 2, किसी का भी निकाले, दोनों का मोमेंटम बराबर होगा। 2 मास ऑफ पी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी कितना है? देखिए दैट इज MQ डिवाइड बाय MP प्लस MQ मल्टीप्लाई डेल्टा और यहां पे सी स्क्वायर, ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है। तो अब देखिए इससे कुछ मैच कर रहा है क्या? तो P को हम अगर लिख दें तो C बाहर आ गया, ठीक है, C स्क्वायर में था बाहर आ गया। ये 2 को अंदर 2 लिखा है और MP MQ इसको डेल्टा, इसको म्यू लिखा है और ये फिर डेल्टा। तो ये बात सही है। तो 3 ऑप्शन मैच कर रहे हैं इसमें, ऑप्शन A, C एंड D। क्लियर? नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आपको बोला गया 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप है, एक की रेडियस r है और दूसरे कुछ 2r है, और वो XY प्लेन में लाई कर रहे हैं, और जो ओरिजिन है वो उनका कॉमन सेंटर है। तो छोटे वाला जो लूप है उसमें करंट I1 जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और दूसरे वाले में I2 जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, I2 की वैल्यू 2I1 से ज्यादा है। ठीक है, तो हमने एक लूप बना दिया ऐसे, एक लूप ऐसा है, दूसरा लूप कुछ ऐसा है। इसमें करंट कुछ I1 जा रहा है, इसमें करंट कुछ I2 जा रहा है, इसकी जो रेडियस है वो r है, इसकी जो रेडियस है आपके पास में वो कुछ 2r है। ठीक है, तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं, सबसे पहले बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे जो था वो XY प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आप देखिए सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, यहाँ पे जो इस प्लेन में जा रहा है वो बाहर की तरफ आ रहा है, सही। तो इसके हर एक पॉइंट पे ऐसे, इसकी वजह से आपके पास बाहर की तरफ होगा, इसकी वजह से अंदर की तरफ होगा। समझ में आ रही है? I1 की वजह से बाहर की तरफ, I2 की वजह से अंदर की तरफ। पर एक बात फैक्ट है, अगर ये कोई करंट का एक लूप है ना, इसमें अगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बाहर की तरफ आए तो यहाँ पे अंदर की तरफ होगा, और दोनों ही पॉइंट्स पे परपेंडिकुलर होगा प्लेन के, ऐसे बाहर आता है फिर ऐसे अंदर जाता है। तो ये पहली वाली बात सही है कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस XY प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, किसी भी तरफ वो अंदर बाहर वो अलग बात है। पर ये बात सही है कि भाई आपके पास में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपके पास परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन के, तो ये ऑप्शन सही है। फिर बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी XY पॉइंट पे है, वो रेडियल डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, किसी पॉइंट पे अगर आप निकालने जाएंगे। तो अब देखिए यार कोई भी पॉइंट पे अगर हम चेक करें, मान लो यहाँ पे कोई भी जनरल पॉइंट आप पकड़ दो यहाँ पे, या फिर अंदर कहीं पे पकड़ लो आप, तो उस पे यहाँ पे जो होगा वही पूरे इस सर्कल पे होगा। अगर मैं सर्कल बनाऊं तो कुल मिलाकर इसकी रेडियस पे डिपेंड करेगा कि भाई यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी है। तो आपके पास में अब इन्वर्सली करेगा डायरेक्टली करेगा वो अलग बात है, वो कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा, पर हाँ उस पर डिपेंड करेगा आपके पास में, तो इस आर पे डिपेंड करेगा। ये बात सही है, तो बी ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे सही बैठता है, तो ए और बी दोनों सही बैठ गए। फिर बोल रहा है कि यहाँ पे अगर हम देखें बी एक्स वाई इज नॉन जीरो फॉर ऑल द पॉइंट्स लेस देन आर।
तो पर आप सेंटर, इसलिए देखिए आप सेंटर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं ना, इसकी वजह से बाहर की तरफ कितना आएगा, दैट इज म्यू नॉट I1 डिवाइड बाय 2r, और उसकी वजह से अंदर की तरफ दैट इज माइनस म्यू नॉट I2 डिवाइड बाय 4r। ठीक है, तो अगर ये दोनों बराबर होते हैं, मतलब अगर हम चाहें कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड नेट जीरो हो जाए, तो उस वाले केस में अगर हम वैसे केस देखते हैं एक बार कि ये दोनों बराबर हो जाए, तो उस वाले केस में जो आपके पास में I2 आना चाहिए वो 2I1 के बराबर आना चाहिए, अगर सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए। पर आपको सवाल में बताया गया है कि I2 बड़ा है एज कम्पेयर टू 2I1। इसका मतलब क्या है, जो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो नहीं है। अगर सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है तो क्या बाकी पॉइंट्स पे हो सकता है? नहीं, वो अपने आप में थोड़ा चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इसलिए है बिकॉज आपने जब भी फॉर्मूले पढ़े होंगे कि कोई भी सर्कुलर रिंग है कुछ भी है, तो उसकी वजह से आपने सिर्फ सेंटर पे निकालना सीखा और किसी पॉइंट पे निकालना नहीं सीखा। तो अगर हम कोई और पॉइंट पे जाएंगे तो हम कैसे सोच सकते हैं, तो इसमें बहुत सटीक अप्रोच तो नहीं, मैं एक चीज बता सकता हूँ आपको। इसके पास में अगर आप देखें, जैसे कोई भी एक वायर है, यहाँ पे एक वायर है, इस वायर के बिल्कुल पास में अगर आप चले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगा। वायर के बिल्कुल पास में अगर आप देखें, दिस आर इज वेरी स्मॉल, आर इज वेरी वेरी मतलब बहुत छोटा है आपके पास में एज कम्पेयर टू इसकी लेंथ अगर आप बात करें, एज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर। नहीं तो आप ये बोलिए कि आर इज टेंडिंग टू जीरो, आर इज टेंडिंग टू जीरो, तो उस वाले केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम जैसे पास जाएंगे तो इसका इफेक्ट डोमिनेट करेगा, जो इसका इफेक्ट है वो डोमिनेट करेगा। ठीक है, सेंटर पे किसका इफेक्ट डोमिनेट कर रहा था, इसका इफेक्ट डोमिनेट कर रहा था। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और जस्ट पास में इन्फिनिटी, तो बीच में ऐसा तो कोई तो पॉइंट आया होगा जहां पे इस I2 की वैल्यू कैंसिल आउट कर सके, बिकॉज इसकी वैल्यू कहां से यहाँ पे मूव करने पे इसकी वैल्यू म्यू नॉट I1 डिवाइड बाय 2r से लेके इन्फिनिटी तक चलेगी। तो कभी तो बीच में इसकी वैल्यू ऐसी आई, और इसकी वैल्यू अगर आप देखें सेंटर से, दैट इज म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2r से लेके यहाँ पे इन्फिनिटी गई है, तो बीच में कोई पॉइंट मिल रहा होगा ना जहाँ पे आपके पास में दोनों का नेट आपस में कैंसिल आउट करता हो। तो इस वजह से आपके पास में सी ऑप्शन गलत है, बीच में एक पॉइंट मिल सकता है। डी ऑप्शन में बोल रहा है कि अगर आप कोई भी पॉइंट देखें, BXY point normally outward from the XY plane for all the point between the two lobes। यहाँ की इस वाले पोजीशन की बात कर रहे हैं कि इस वाले पोजीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ होगा। तो हम कैसे चेक करेंगे, देखिए इस वाले की वजह से इस अंदर बाहर की तरफ था, तो यहाँ पे अंदर की तरफ होगा। इसकी वजह से यहाँ पे सेंटर पे बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे अंदर की तरफ होगा। इसकी वजह से भी अंदर की तरफ है, तो यदि तो दोनों की वजह से अंदर की तरफ आ, तो डी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसमें दो ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन ए एंड बी। बी और सी ऑप्शन थोड़े ट्रिकी थे, सोचने वाले थे, तो ये सवाल में आप हाँ पहला ऑप्शन आप आसानी से देख सकते हैं, बाकी ऑप्शंस में दिक्कत है। पर इसमें मतलब थोड़ा एक एवरेज बच्चे के लिए सोचने में थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, पर पार्शियल मार्किंग थी, आप 1 नंबर लेके भी आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, अब आइए अपने आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 की। आपको सवाल में क्या बोला गया, मतलब ये अपने आप में स्टीम है, मतलब एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप का सवाल है, और लैंग्वेज समझने में दिक्कत है। मतलब ये अगर लैंग्वेज आप समझ गए, सवाल अपने आप में आसान है। देखिए सवाल में क्या बोला गया, एक ऐसे बोतल थी कुछ आपके पास में, आप ऐसे बोतल मान लो एक, ठीक है, ऐसी बोतल थी। अब इसके अंदर क्या किया आपने, एक टेस्ट ट्यूब को ऐसे डाल दिया, ऐसे टेस्ट ट्यूब को ऐसे डाल दिया, ठीक है, और इसमें से पूरा पानी आपने भर रखा है, कोई भी लिक्विड भर रखा है, और बीच में कुछ गैस है आपके पास में। यहाँ पे ये जो कुछ है वो एयर है, सवाल में गिवन है। इनिशियली क्या हो रहा है, ये बोतल के ऊपर जो बाइंड फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है, तो वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पर ऊपर से ढक्कन बंद है, इस वजह से ऊपर नहीं जा पा रहा। ये बात आप पहले समझिए। फिर इससे क्या बोलते हैं, हम नीचे को स्क्वीज करते हैं। स्क्वीज करने से क्या होता है, इसके अंदर का प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है, डेल्टा भी पॉजिटिव आता है, प्रेशर आपके पास में इंक्रीज होता है स्क्वीज करने से। और अगर ये प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये जो वॉल्यूम है आपके पास में, ये जो डेल्टा V है, ये आपके पास में नेगेटिव है, उस वॉल्यूम घटेगा, बिकॉज एयर का प्रेशर बढ़ेगा, मतलब लिक्विड का प्रेशर बढ़ेगा, तो इसको वॉल्यूम घटाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से फ्लोट होना शुरू होता है। पहले फ्लोट नहीं हुआ था, पहले ये ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करता, पर ढक्कन बंद था, इस वजह से बाहर नहीं जा पा रहा था। मतलब स्क्वीज किया तो प्रेशर बढ़ा और वॉल्यूम घटा, और वॉल्यूम घटने की वजह से अब ये जस्ट सिंक की टेंडेंसी में है। तो हम उस केस में क्या बोलेंगे, अगर ये जस्ट सिंक कर रहा है, जस्ट सिंक कर रहा है, तो जस्ट सिंक की कंडीशन होती क्या है आपके पास, इट इज mg जो होता है वो fb से मैच कर जाता है। mg जो आपके पास में है वो fb से मैच कर जाता है। m की वैल्यू सवाल में गिवन है, आपको डाटा क्या गिवन है बताया, तो डेंसिटी गिवन है, दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको जो मटेरियल की डेंसिटी ऑफ मटेरियल जिससे वो बना हुआ है वो गिवन है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और प्रेशर गिवन है V0 जो एयर का था
जो इसमें एयर थी इनिशियल, वो आपको गिवन है 3.3 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बात उसमें गिवन है। मास गिवन है आपको 5 ग्राम। तो पूरा सीजीएस सिस्टम में चलता, हम पूरा सीजीएस में लेके चलते हैं। तो आप इसको 5 ग्राम और यहाँ पे जी को जी लिख दीजिए। बाइंड फोर्स देखिए कितना होगा। तो बाइंड फोर्स दो वॉल्यूम की वजह से लगा होगा। एक तो ये जो आपकी टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब का जो मटेरियल है उसकी वजह से वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है वो, तो ये वॉल्यूम ऑफ टेस्ट ट्यूब आ गया आपके पास में, टेस्ट ट्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर मल्टीप्लाई रो और यहाँ पे जी। ठीक है, ये जी तो इसको उड़ा देगा। अब देखिए हमने लिखा 5, सब सीजीएस में चला 5 लिख दो। टेस्ट ट्यूब का वॉल्यूम कितना हो, इसका मास कितना है, मास है इसका 5 ग्राम ना, सॉरी यहाँ पे 5 ग्राम, दिस इज 5 ग्राम डिवाइड बाय इसकी डेंसिटी लिख देता हूँ। इसकी डेंसिटी कितनी है 2.5, तो इसका वॉल्यूम आ गया। प्लस एयर का वॉल्यूम कितना है वो हमें नहीं पता है, पहले पता था, पहले था 3.3, पर हमने स्क्वीज किया जस्ट फ्लोट किया, तो उस केस में कितना वॉल्यूम है वो मुझे नहीं पता, वो हम निकाल के देखते हैं। तो इसने आपको ऊपर यहाँ पे 10 लेंगे तो ये 2 बन गया, तो वॉल्यूम कितना आ गया 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास है फाइनल वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम है, एयर का। तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है, दैट इज 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब सवाल में ये बोल रहा है कि डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है, स्क्वीज करें डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है। तो डेल्टा वी देखिए कितना हुआ, पहले था 3.3, अब कितना है 3, तो कितना बना 0.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसको आपने x बोला है, तो x की वैल्यू आ गई 0.3। फिर बोल रहा है y की वैल्यू क्या है, y है आपके पास में डेल्टा पी। अब वो कैसे निकालें, आपको बताया गया कि प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो P1 P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल लिखा जाए। तो इनिशियल प्रेशर कितना 10⁵ और वॉल्यूम इनिशियल कितना था, सवाल में गिवन है 3.3, ठीक है। और फाइनल प्रेशर कितना है वो हमें निकालना है। तो ये पूछा ना इसने कि चेंज इन प्रेशर चाहिए इसको, तो फाइनल प्रेशर को आप PF लिख दीजिए। और वॉल्यूम फाइनल कितना है आपके पास में, वॉल्यूम फाइनल है आपके पास में 3। तो अगर आप देख रहे हैं फाइनल प्रेशर दिस इज बिकम 1.1 मल्टीप्लाई 10⁵, तो डेल्टा पी कितना है, डेल्टा पी अगर हम देखेंगे दैट इज P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो दिस इज बिकम 0.1 मल्टीप्लाई 10⁵। अब सवाल में 10⁵ की टर्म्स में चाहिए था आपको, तो 10⁵ की टर्म में चाहिए तो 0.1 मल्टीप्लाई 100 और यहाँ पे 10⁵ कर दिया, तो इसमें देखेंगे 10 मल्टीप्लाई 10⁵, तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास में इसका 10 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये सवाल ठीक था आपके पास में, इसमें इसकी वैल्यू निकालनी, दिस इज 10, आप 10.00 लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब आइए अपने आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की। और ये जो क्वेश्चन है आपके पास में ये स्टीम क्वेश्चन है। इससे बोला ये पेंडुलम है और उस पर एक बोब है, उसका मास 0.1 kg है और उसको मासलेस रस्सी से बांध रखा है, रस्सी की लेंथ 1 मीटर है और इसको फिक्स पॉइंट से यहाँ पे ऐसे बांध रखा है और रस्सी ऐसे कुछ स्लैग है, रस्सी ऐसे ना ऐसे यहाँ पे आपने इसको ऐसे कर दिया। इसका जो मास आपको गिवन है मास इज इक्वल टू 0.1 kg और ये जो आपके पास में हाइट है दिस इज 0.9 मीटर, ठीक है। और जो रस्सी की एक्चुअल लेंथ है वो कितनी है आपके पास में 1 मीटर है। अब आपको बोला गया कि इसको एक हॉरिजॉन्टल इंपल्स दिया गया और इस इंपल्स को कुछ P बोला गया, ठीक है। आफ्टर द बोब स्लाइड फॉर सम डिस्टेंस एंड द स्ट्रिंग बिकम टॉट एंड बोब लिफ्ट अप ऑफ द फ्लोर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पेंडुलम अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जस्ट बिफोर द बोब लिफ्ट ऑफ इज G, ठीक है। मतलब उसका मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम बोल रहे हैं लिफ्ट होने से पहले। तो अब एक्चुअली होगा क्या इस वाले केस में, ये ऐसे यहाँ पे जाकर टाइट हो जाएगा, ऐसे टाइट हो जाएगा, अभी लिफ्ट होने वाला, लिफ्ट होने से पहले तो लीनियर मोमेंटम सेम का सेम ही रहेगा ना आपके पास में। तो इस वाले पॉइंट के अबाउट अगर आप R क्रॉस B देखेंगे, एंगुलर मोमेंटम दैट इज R क्रॉस P, तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा दैट इज 0.9 और P की वैल्यू कितनी है आपके पास सवाल में, P की वैल्यू दैट इज 0.2, कितना आ गया आपके पास में 0.18। तो J की वैल्यू तो इसी को सवाल में J बोला गया है, तो यही आपके इसमें क्वेश्चन नंबर 9 था, तो इसकी वैल्यू तो 0.18 हो गया। फिर आपसे बोला गया है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेंडुलम जस्ट आफ्टर लिफ्ट ऑफ, जैसे ही लिफ्ट होगा तब देखिए क्या होगा। अब आपके पास में दो मोमेंटम में कंपोनेंट बनेंगे, ये वाला एंगल आप कुछ थीटा मान रहे हैं, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो P के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक यहाँ पे बने दिस P cos 90 माइनस थीटा दिस sin थीटा, और इधर बनेगा ऐसे P cos थीटा। इतनी बात सही है।
अब आप ये बात समझिए भाई, जैसे स्ट्रिंग टाइट होगा तो इस टाइटनिंग की वजह से इंपल्स लगेगा, उस इंपल्स की वजह से ये वाला मोमेंटम खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये वाला मोमेंटम बचेगा। जो मोमेंटम वेलोसिटी स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर है वही फाइनली बचेगा। तो अगर हम 10th में देखें तो फाइनल वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी है ना, इसको काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो क्या लिखेंगे पी स्क्वायर बाय 2m। तो पी कितना है, पी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2m। क्या पी की वैल्यू सवाल में गिवन है, दैट इज 0.2, तो हम इसको लिख देते हैं दैट इज 0.2 मल्टीप्लाई 0.2। कोस थीटा की वैल्यू देखते हैं, तो ये वाला एंगल अगर आप देखेंगे तो ये 0. ये ट्रायंगल बनाना, दिस इज 0.9 डिवाइड बाय 1, दिस इज 9/10, तो 9 बाय मल्टीप्लाई 9 बाय और यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 बन जाएगा, और 2 और m की वैल्यू कितनी है 0.1। अब देखते हैं इसको सोल्व करके क्या रिजल्ट मिलता है। तो आंसर आपको चाहिए, इसको आपने यहाँ पे उड़ा दिया तो यहाँ पे 10 बन गया आपके पास। क्लियर, ये वैल्यू 2 से 2 साफ हो गया आपके पास में, दिस इज बिकम 81 डिवाइड बाय 1000, दिस इज बिकम 0. अच्छा एक यहाँ पे 2 बचा हुआ है ना आपके पास में, एक 2 और है पे पुट कीजिए, तो ये वैल्यू कितनी बन है 2 डिवाइड बाय 1000। तो ये एक्सप्रेशन कितना बन रहा है, इसको अगर आप अप्रोक्सीमेट करेंगे 0.162 है, तो 2 डिजिट लिखिए तो 2 को हटाया जा सकता है, तो आंसर आ गया 0.16। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 है। इससे बोला गया एक सर्किट है और उसमें एक मेटल फिलामेंट लगाया गया है और उसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है कैपेसिटर के साथ में। तो एक यहाँ पे एक मेटल फिलामेंट ऐसे मान लो ऐसे, उसके साथ में कैपेसिटर आपने लगा दिया, और ये जो सोर्स है जिसके अक्रॉस ये लगा हुआ है, ये सोर्स आपके पास में 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। क्लियर। पावर कंज्यूम्ड बाय लैंप, जो ये पावर कंज्यूम कर रहा है वो 500 वोल्ट कर रहा है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप भी गिवन है इसके अक्रॉस, तो वो कितना है 100 वोल्ट। कोई इंडक्टिव लोड नहीं, सिर्फ कैपेसिटिव है, सब वैल्यूज आरएमएस है आपके पास में, फेज डिफरेंस वो सब वैल्यू आपको निकालना है। तो पावर आपके से 500 वोल्ट है, ठीक है, तो पावर का आप देख सकते हैं v स्क्वायर बाय आर, क्योंकि यहाँ पे जो v हम यूज कर रहे हैं वो इसके अक्रॉस यूज कर रहे हैं। अगर आप सोर्स से अक्रॉस यूज करें तब आप लिखते हैं VRMS IRMS cos फाई, हम इसके अक्रॉस लिख रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप यहाँ से आर की वैल्यू निकालने जाएंगे तो ये वैल्यू बन गई 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय आर, तो आर की वैल्यू कितनी बन रही है बच्चों आपके पास में, दिस इज बिकम 20 मतलब IRMS कितना आ जाएगा, IRMS आ जाएगा इसके अक्रॉस VRMS है, दिस VRMS डिवाइड बाय आर। मैं सोर्स का नहीं दे रहा हूँ, सोर्स का तो लिखता है VRMS बाय जेड, मैं इसके अक्रॉस दे रहा हूँ, दैट इज VRMS बाय आर। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास से 5 एम्पियर, फिर VRMS 100 तो 5 एम्पियर। अब देखिए अगर इसके अक्रॉस ये 100 वोल्ट है, इसके अक्रॉस मैं VC बोल दूं तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये 100 है और यहाँ पे ये वोल्टेज नीचे की तरफ आता है कैपेसिटी का, तो ये VC है, तो ये कुछ VS बन जाएगा आपके पास में। तो आप VS को क्या लिखेंगे, √100 का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। क्लियर। और ये सोर्स का वोल्टेज कितना आपके पास में 200। क्लियर। तो यहाँ पे हम इसका भी स्क्वायर अगर कर देते हैं तो ये बन गया 100 का स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। तो VC स्क्वायर कितना है देखिए आपके पास में 100 कॉमन रह गया आपके पास में 100 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये बन गया 5। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हो गया। तो VC को अगर आप चेक करेंगे दिस इज 100√5, ये आपके पास में VC आ गया जो वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस। सॉरी ये माइनस होगा ना आपके पास में, इधर जाके माइनस होगा आपके पास, दिस इज 3, सॉरी दिस विल बी 3, इधर जाके माइनस होगा तो आपके पास भी 3 आएगा। तो ये आपके पास से VC आ गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, I की वैल्यू आपको पता है दैट इज I मल्टीप्लाई XC, और इसकी वैल्यू VC के बराबर होनी चाहिए। तो I की वैल्यू कितनी है सवाल में, I की वैल्यू 5 एम्पियर है, तो 5 एम्पियर लिख दो। XC की वैल्यू कितनी है 1/ωc इज इक्वल टू ये वैल्यू 100√3। तो 5 डिवाइड बाय, अगर हम इस ओमेगा की वैल्यू तो ओमेगा होता है 2πf, ये ओमेगा नहीं है फ्रीक्वेंसी, ओमेगा होता है 2πf। तो अगर आप देखें बिकम 100π और C हमें निकालने से 100√3। ठीक है, तो C की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, दिस इज 5 डिवाइड बाय 10⁴ और 3√π, ऐसा बन गया आपके पास में। अब सवाल में 3√π की वैल्यू गिवन है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 5, तो आपने इसको उड़ा दिया। तो C की वैल्यू कितनी है, दिस इज 100 माइक्रो फैराड आप बोल सकते हैं। तो पहले का जो आंसर हो गया वो आपके पास में 100 हो गया।
अब हमसे पूछा गया कि फेज डिफरेंस कितना है। तो फेज डिफरेंस अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास में वी आर है, यहाँ पे आपके पास में वी सी है, और ये जो इसका एंगल रहता है इसी को फेज डिफरेंस बोलते हैं। तो वी आर की वैल्यू सवाल में कितनी है आपके पास में 100 है, और ये वाली वैल्यू कितनी है 100√3 है। तो tan फाई कितना आएगा आपके पास, इस परपेंडिकुलर बाय बेस इज बिकम √3, तो फाई की 60 डिग्री आ जाएगी आपके पास। तो सवाल में यही पूछा था, तो आप बोलेंगे सर जी पहले वाले का जो 11th का आंसर होगा वो 100 हो जाएगा, 12th का 100 जो आंसर होगा दैट इज 60। क्लियर? बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। तो अपने आप में जो सवाल की लैंग्वेज है वो थोड़ी बड़ी है। आपको बोला गया कि एक स्पेशल मैटर है एस, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बिना रेजिस्टेंस में, सुपर कंडक्टर है अपने आप में, और उससे क्लोज लूप ऐसे बनाया गया उस मैटर का, यहाँ पे क्लोज लूप बना देते हैं, और डज नॉट अलाउ टू चेंज एनी फ्लक्स थ्रू इटसेल्फ बाय इंड्यूसिंग बाय सुटेबल करंट टू जनरेट कंपनसेटिंग फ्लक्स। ये बात पढ़ने वाली थी कि भाई ये फ्लक्स चेंज नहीं होने देगा, ये अपने आप अंदर करंट फ्लो करवा लेगा, और उस करंट फ्लो कराने से जो बाहर का जो फ्लक्स आ रहा है उसको वो मार देगा, ऐसे कुछ उसने बोल रखा है। कंसीडर लूप आपको दे रखा है, इसकी रेडियस आपको सवाल में गिवन है, इसकी रेडियस कुछ ए है, और यहाँ पे कैसे डाइपोल रखा गया, मैट्रिक डाइपोल आर दूरी के ऊपर, ठीक है, और आर की वैल्यू बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू ए, फिर आगे बेसिक बात है वो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले 13th क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि अगर हम डाइपोल को आर दूरी पे रखें तो इंड्यूस करंट कितना होगा। देखिए यार इस डाइपोल का मैग्नेटिक मोमेंट कुछ हम एम मान लेते हैं, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा वो कितना है 2kp, वजह 2kp डिवाइड बाय आर क्यूब, 2kp बाय आर क्यूब, ये आपके पास में आ रहा है। ये इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, मल्टीप्लाई इसका एरिया कर दिया, ये इससे फ्लक्स आ गया, किससे, इस लूप से, और ये इसको कंपनसेट करने के लिए अपने अंदर करंट फ्लो कराएगा, तो ये इसकी अगर सेल्फ इंडक्टेंस एल मान तो एल आई करंट फ्लो हो जाएगा। मुद्दा यही था भाई, इसकी वजह जो फ्लक्स है उसको ये अनकाउंटर कर ले, तो ये ऐसा बनेगा एक्सप्रेशन। तो हमें क्या पूछा, आई की वैल्यू पूछी, तो आई की वैल्यू किसके प्रोपोर्शन आ रही है, ये सब तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल टू m डिवाइड बाय आर क्यूब। क्लियर? तो m डिवाइड बाय आर क्यूब का मतलब क्या है, ए ऑप्शन आपके पास मैच कर जाएगा। ये सब वो नहीं है कि सर इससे फ्लक्स चेंज होगा, ये में वो सब बात ही नहीं, वो सुपर कंडक्टर है, वो बोल रहा है कि भाई नेट फ्लक्स को मार देगा। उस वाले केस में क्या होता है, फ्लक्स को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे वो सीन ही नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है एग्जैक्ट अपोजिट वैल्यू आएगी, वो वैल्यू बताइए। तो अब हमने इसको ऐसे अप्रोच किया, इसी वजह से हमने फ्लक्स को डिफरेंशिएट वगैरह वो सब नहीं किया हमने। फिर आपसे बोला क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कि वर्क डन कितना होगा अगर हम डाइपोल को इन्फिनिटी से इस गिवन पोजीशन पे लेके आए, तो वर्क डन का एक्सप्रेशन जो है डेल्टा यू के बराबर लिखते हैं। तो हमने क्या लिखा, दैट इज यू इनिशियल और यू फाइनल। तो यू इनिशियल कितना होगा आपके पास, दैट इज म्यू डॉट बी, दैट इज म्यू डॉट बी इनिशियल। तो म्यू की वैल्यू हम ऐसे लिखते हैं, दैट इज म्यू डॉट बी। क्लियर? तो हम एक काम करते हैं, इसकी वजह से हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ बी मानते हैं, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ बी मानते हैं। तो इनिशियल वाले केस में देखिए, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जीरो हो जाएगा, ये वाली वैल्यू। क्यों जीरो हो जाएगी, बिकॉज इससे ये बहुत लार्ज डिस्टेंस पे है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, इनिशियल आपके पास में एनर्जी जीरो होगी। फाइनल अगर आप देखें तो माइनस म्यू को अगर हम लिखना चाहें तो म्यू, और बी की वैल्यू कितनी होगी इसकी वजह से, तो आप इसको भी एक मैट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, एक बार मैट की तरह। तो आप क्या बोलेंगे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 2kp बाय आर क्यूब, 2 k की जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई लिख दिया, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, I मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, I मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो ये आपके पास में वर्क डन आ जाएगा, तो ये आपके पास में जवाब हो जाएगा। अब हमें I की वैल्यू पुट करनी है, I किसके प्रोपोर्शनल है, m बाय आर क्यूब के। तो आपके पास में ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे म्यू को m लिख दिया, तो फाइनल कितना बना m। ये सब तो नंबर है, इसको हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ r में इंटरेस्ट है, आर क्यूब में, और I की वैल्यू में क्या, m बाय आर क्यूब, आप यहाँ पे m बाय आर क्यूब। तो ये वैल्यू आ रही है m स्क्वायर डिवाइड बाय r रेज़्ड टू पावर 6। क्लियर? तो आपके सी ऑप्शन मैच कर जा रहा है। तो ये सवाल अपने आप पे ठीक था, थोड़ा सा सोचने वाला था। ठीक है बच्चों, अब आइए अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 की। आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि ऐसे कुछ एक कंटेनर था, उस कंटेनर को एक पिस्टन की हेल्प से दो इक्वल हिस्सों में बांट दिया गया। ए थर्मल इंसुलेटेड सेंटर हैज ए थर्मल इंसुलेटिंग एंड फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन in the middle as shown in the figure. On each side of partition there is 1 mole of gas. दोनों तरफ आपके पास में, इसमें भी n की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी n की वैल्यू इनिशियली 1 है। क्लियर? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है, CV जो आपके पास में है वो 2R है। ठीक है, और R इज अ गैस कांस्टेंट। इनिशियली द ईस्ट साइड हैविंग वॉल्यूम V0 टेम्परेचर T0, तो मतलब इसका वॉल्यूम कुछ V0 था, टेम्परेचर T0 था, यहाँ पे भी इनिशियली वॉल्यूम कुछ V0 था, टेम्परेचर T0 था।
ये सवाल में मेंशन है पहले से। अब क्या करते हैं, यहाँ पे आप एक हीटर लगाते हैं और हीटर से आप स्लोली हीट करते हैं। स्लोली अगर हीट करते हैं फिर ये पिस्टन स्लाइड करके उस तरफ जाने की कोशिश करता है और फाइनल केस में क्या हो जाता है, ये कुछ ऐसा बन जाता है कि इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। पहले V0 था, तब इसका वॉल्यूम कितना बचा V0/2, और इसका वॉल्यूम कितना बचा 3V0/2, ऐसा कुछ हो जाता है इस हीटर को हीट करने में। स्लोली प्रोसेस होता है। अब आपके पास में जो फाइनल टेम्परेचर है वो आपके पास में ये तो बन जाता है TR, मतलब राइट का हो गया, इजी लेफ्ट का हो गया आपके पास में। सबसे पहले सवाल में पूछा है 15th में कि TR/T0 का रेशो क्या होगा। तो आप देखिए इस वाले सेटअप में ये जो आपके पास में राइट हैंड में जो कंटेनर है, राइट साइड वाले कंटेनर के अंदर कोई भी हीट नहीं दी गई, तो ये आपके पास में एडियाबैटिक प्रोसेस कर रहा था। तो अगर आप देखेंगे राइट साइड वाले ब्लॉक के लिए, राइट साइड ब्लॉक जो कर रहा है वो कैसा प्रोसेस कर रहा है आपके पास में एडियाबैटिक। तो अगर एडियाबैटिक कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, PV रेज़ टू पावर गामा कांस्टेंट होता है, पर ये यहाँ पे हमें रिजल्ट PV की टर्म में नहीं चाहिए, हमें T और V की टर्म में चाहिए। तो P को अपने लिखा T, तो क्या बनेगा T/V, तो T रेज़ टू पावर गामा -1 कांस्टेंट। तो आप इनिशियली देख रहे हैं तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है T0 और वॉल्यूम कितना है V0 रेज़ टू पावर गामा -1। फाइनल अब अगर हम देखें तो फाइनल टेम्परेचर कुछ TR बोल देता हूँ, वो हमें निकालना है, और वॉल्यूम कितना बन गया V0/2 रेज़ टू पावर गामा -1। ठीक है। अब गामा की वैल्यू कितनी है सवाल में, गामा कैसे का CV पता है, तो गामा कितना होता है, गामा होता है CP/CV। तो अगर CV पता है 2R तो ये हो जाएगा 3/2, क्योंकि CP होता है CV + R, तो 3/2 बन गया आपके पास में। तो यहाँ पे अगर हम देखें जैसे T0 और यहाँ पे चला गया आपके पास में 2, ये V0 से तो उड़ जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, 2 रेज़ टू पावर गामा -1 इसे TR। रेशो किसका पूछा है, TR/T0 का, तो TR/T0 2 रेज़ टू पावर गामा -1, गामा की वैल्यू 3/2 है, तो दिस इज बिकम 2 रेज़ टू पावर 1/2, इसको आप √2 बोल सकते हैं। तो जो आंसर आपके पास में है वो A ऑप्शन मैच कर गया। फिर आपसे 16th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 16th क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लग सकता है अगर आपको कंसेप्ट क्लिक नहीं करेगा तो। इसने बोला Q/RT0 की वैल्यू कितनी होगी। तो हम क्या करें, मतलब आप जो हीट दे रहे हैं वो कहां पे जा रही है, वो हीट इसको एक्सपेंड करने में जा रही है और इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जा रही है। तो इस वाले कंटेनर पे अगर आप देखें तो वर्क भी है और इंटरनल एनर्जी भी चेंज भी है। पर अगर आप पूरे सिस्टम पे देखें भाई, इस पे एक पे अगर जैसे ये वाला पिस्टन ऐसे जा रहा है तो ये वाली गैस पॉजिटिव वर्क करे उतना ये नेगेटिव वर्क कर रही होगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, हर एक स्टेट में प्रेशर बराबर रह रहा होगा ना आपके पास में, तभी प्रोसेस स्लो हो रहा है। तो अगर हम वर्क को हटा दें तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो Q होगा वो किसमें, क्या इंटरनल एनर्जी पहले वाले कंटेनर के चेंज करने में और दूसरे वाले कंटेनर के चेंज करने में, राइट और लेफ्ट वाले को। क्लियर। तो अगर हम देखें इंटरनल एनर्जी इस राइट वाले कितनी चेंज हुई, डेल्टा U को अगर आप देखें राइट वाले का, दैट इज n की वैल्यू 1 है, CV की वैल्यू कितनी है 2R, और डेल्टा T अगर आप देखें तो डेल्टा T कितना हुआ, पहले था टेम्परेचर आपके पास में T0, अब कितना बना √2 T0, जैसे √2 T0 - T0 मैंने लिखा है NCV डेल्टा T राइट वाले के लिए, पर लेफ्ट वाले के लिए भी सेम प्रोसेस से लगाना पड़ेगा भाई। इंटरनल एनर्जी का चेंज हमेशा NCV डेल्टा T होता है। तो अगर हम इसके लिए राइट वाले के लिए देखें तो पहले टेम्परेचर देखना पड़ेगा। तो हम टेम्परेचर कैसे देख सकते हैं, देखिए प्रेशर हर एक स्टेट पे सेम रहना चाहिए। तो अगर आप इस वाले केस में देख रहे हैं तो पहले अगर हम लगाएं प्रेशर को, अगर हम सेम करें तो क्या बोलेंगे, दिस इज PV = nRT होता है। ठीक, तो T/V कांस्टेंट रहना चाहिए। तो पहले आपके पास में इस वाले में जो था, दिस इज T of left डिवाइड बाय V of left इज इक्वल टू T of right डिवाइड बाय V of right, बाकी सब चीजें सेम है। ठीक है, अब हमें राइट की वैल्यूज पता है तो पुट कर देते हैं। राइट का टेम्परेचर है √2 T0 और वॉल्यूम है आपके पास है V0/2। लेफ्ट का हमें निकालना है और वॉल्यूम कितना है 3V0/2। इसने इसको उड़ा दिया, V0/2 ने इसको उड़ा दिया, तो T ऑफ लेफ्ट जो आपके पास में है 3√2 T0। क्लियर। तो अगर आप इंटरनल एनर्जी का चेंज देखेंगे लेफ्ट वाले का, डेल्टा U ऑफ लेफ्ट दैट इज NCV, और डेल्टा T कितना है देखिए, दैट इज 3√2 T0 - T0, और इन दोनों का जो सम होगा वही तो आपके पास में एनर्जी होगी। तो हम यहाँ पे थोड़ा सोल्व करके देखते हैं। तो दिस इज बिकम Q = NR की टर्म में हमें चाहिए, सॉरी RT0 की टर्म में हमें चाहिए। तो ये वाली वैल्यू कितनी बन गई, 2 ब्रैकेट में √2 - 1, 2 ब्रैकेट में √2 - 1, क्योंकि वो यहाँ पे आपके पास में R आपने भेज दिया और T0 यहाँ पे भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना 2 √2 - 1 प्लस 2 3√2 - 1,
ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है। इसको थोड़ा और अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, तो 6 7 8 जैसे 8√2 और -4, 8√2 -4। तो 8√2 -4 में अगर आप 4 कॉमन निकाल लेंगे, 4 अगर हम कॉमन निकाल लें यहाँ पे, तो दिस बिकम 2√2 -, तो आपके पास में बी ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो आप 16th को थोड़ा बोल सकते हैं ट्रिकी है, पर 15th आपके पास बहुत इजी था, आप आसानी से इसको कर सकते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस R1, आपके उसमें सेल को आपने जोड़ रखा है, सारा डायग्राम आपको शो कर रखा है, नल पॉइंट आपको मिल गया और लेंथ भी आपको गिवन है कि कहाँ पे 72 मीटर पे, तो R1 की वैल्यू पूछी गई थी। तो मैं डायग्राम बनाया, देखिए यहाँ पे ऐसे ये E है और यहाँ पे ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसकी वैल्यू हमें निकालना था। यहाँ पे ऐसे अपने बैटरी ज्वाइन कर रखी है, दिस इज, इसकी वैल्यू है E/2, पोलैरिटी कुछ ऐसे, सॉरी, इस पोलैरिटी इज E/2 और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कुछ R है और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पे ऐसे एक मीटर वायर लगी हुई है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, उसका नाम है R0/2, ऐसा सर्किट है और जो नल पॉइंट है वो कुछ यहाँ पे मिलता है। तो ये जो डिस्टेंस है नल पॉइंट की वो 72 सेंटीमीटर है, 72 सेंटीमीटर। अगर ये 72 है तो पूरा 100 होता है, तो बच्चों ये कितना होगा, 28 सेंटीमीटर। और इस पूरी वायर की जो रेजिस्टेंस है आपके पास में वो R0 है, इस पूरी वायर की जो रेजिस्टेंस है वो R0 है, पूरी वायर की, क्लियर। तो इस पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 72/100 R0। इसको अगर मैं इसको कुछ Rx बोल दूं और इसको कुछ Ry बोल दूं, तो Rx की वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास और Ry की वैल्यू जो आएगी 28/100 R0। ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है। अब आप देखिए कि आपको पता है इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा, तो अगर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा, तो अगर मैं यहाँ पे 0 मान लूँ, यहाँ पे अगर मैं 0 मान लूँ, तो यहाँ पे E/2, तो यहाँ पे तो इससे कुछ जा ही नहीं जाकर, तो यहाँ पे कितना का E/2, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इस वाली ब्रांच में देखेंगे तो यहाँ पे इसको आप इधर शिफ्ट करें तो कोई दिक्कत नहीं है, इस R1 को अगर आप उठा के यहाँ पे शिफ्ट करें तो कोई दिक्कत नहीं है डायग्राम में, तो क्योंकि एक ब्रांच में आप शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे कितना बन गया E। अब देखिए इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, तो मतलब इस वाले लूप में जितना करंट जा रहा होगा, इस ब्रांच में यहाँ पे जितना करंट जा रहा होगा वो सीधे सीधा आगे चला जाएगा। तो आपको पता है कि अगर मैं इसमें करंट देखूं तो वो भी I होना चाहिए, यहाँ पे भी करंट I होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E/2 इस वाले पोर्शन के लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है E, यहाँ पे कर देंगे E माइनस E/2। रेजिस्टेंस कितनी है आपके पास में R1 प्लस ये वाली रेजिस्टेंस कितनी, 72/100। सिमिलरली अगर आप इस वाले पार्ट में देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस है E/2 माइनस 0 और रेजिस्टेंस कितनी है आपके पास, 28/100 प्लस R0/2, क्लियर। तो ऊपर नीचे ये वाली वैल्यू सेम आ रही है तो कट जा रही है आपके पास में, तो मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए आपके पास में R0/2, ठीक है। तो इस वैल्यू को अगर हम थोड़ा सोल्व करें तो यहाँ से R1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो आप क्या लिखेंगे, R1 प्लस 72/100 R0 इज इक्वल टू R0/2 प्लस 28/100 R0, क्लियर। आप उसको उधर लेके जाइए ताकि हम R1 की वैल्यू निकाल सकें, तो R1 की वैल्यू कितनी है, R0/2 ये वाली टर्म बन गई प्लस 28/100, 28 माइनस 72 डिवाइड बाय 100 R0, ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, और एलसीएम में ले लेते हैं इसको, R0 नीचे ना, इसको भी एलसीएम में लेते हैं, तो 100 आ गया आपके पास में, यहाँ पे कितना बन गया 50 प्लस 28 माइनस 72 R0। तो यहां से अगर मैं देख रहा हूं तो यहाँ पे 22, 6 R1 की वैल्यू कितनी है, 6 R0/100, ऐसा एक्सप्रेशन कुछ आ रहा है, 6 R0/100 और R0 की वैल्यू सवाल में गिवन है 50 गिवन है, R0 की वैल्यू कितनी है 50, 650 डिवाइड बाय 100, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 3 ओम। तो आपके पास जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे 3 ओम हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सवाल था पोटेंशियोमीटर का, बेसिक चीज अगर आपको पता है तो आप इजीली सवाल को कर सकते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो बोला गया द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टार्स ऑफ मास 3 ms और 6 ms इज 9 r। तो यहाँ पे एक स्टार है, इसका जो मास है दैट इज 3 ms और एक स्टार यहाँ पे आपके पास में, उसका मास कितना 6 ms, ठीक है। और इसके बीच जो सेपरेशन है आपके पास में वो कितना 9 r। ये तो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा वो सबसे ढूंढते हैं।
तो इसके बीच सेपरेशन अगर 9 आ रहा है आपके पास में, तो ये डिस्टेंस अगर मैं R1 बोलूँ, डिस्टेंस R2 बोलूँ, तो R1 कितना होगा, मास के अपोजिट रेशियो में, 6 ms डिवाइड बाय 3 ms प्लस 6 ms मल्टीप्लाई 9R। तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, 6R बन जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6R। सिमिलरली अगर आप R2 निकालने जाएंगे, जैसे 3 ms डिवाइड बाय 3 ms प्लस 6 ms मल्टीप्लाई 9R, तो ये वैल्यू बन जाएगी 3R। तो ये वैल्यू बन जाएगी 3R। अब ये इस वाले पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है यहाँ पे। अब इससे बोला इसका टाइम पीरियड कितना हुआ, टाइम पीरियड पूछना चाह रहा है। तो देखिए जब भी बाइनरी स्टार सिस्टम होता है तो वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता है, तो रोटेट कर रहे हैं। अब आप देखिए इस पे जो ये फोर्स लगा रहा होगा वो कितना होगा, G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। r की वैल्यू कितनी है, 9R, 981 r स्क्वायर, और ये m स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर होगा। तो m कितना है इसका, 3 ms ओमेगा स्क्वायर, और ये कितनी रेडियस में घूम रहा है, 6R में घूम रहा है, जैसे 6R। यहां से आपको ओमेगा मिल जाएगा। इसको सोल्व करके देखते हैं। इस ms ने इसको उड़ा दिया, इस 3 ने इसको उड़ा दिया, इस 6 ने इसको उड़ा दिया। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, G ms डिवाइड बाय 81 r क्यूब का रूट। तो इसका टाइम पीरियड कितना आ गया, टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाय दिस ओमेगा, इसके लिए कितनी है, अंडर रूट G ms डिवाइड बाय r क्यूब, और यहाँ पे 1/9 आ गया। ठीक। अब हमें जो टाइम पीरियड सवाल में निकालने के लिए बोला है, वो बोला कि अगर सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करे तो उसके जो टाइम पीरियड है उसे कंपैरिजन में कितना है, ये पूछा ना उसने कि nt है, तो वो जो t है वो अर्थ का रिवोल्यूशन का टाइम है सन के अराउंड। तो उस वाले केस में अगर आप देखें तो मान लो यहाँ पे सन है ऐसे, और यहाँ पे ऐसे अर्थ है छोटा, ये कुछ r रेडियस में घूम रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। तो इसका टाइम पीरियड देखिए क्या लिखेंगे, G ms डिवाइड बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। इसने इसको उड़ा दिया, इसने इसको उड़ा दिया, तो हम ओमेगा की टर्म में निकाल लेते हैं, तो इसको m ओमेगा स्क्वायर r कर देते हैं। इसको ऐसे लिखिए, G स्मॉल m ms डिवाइड बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। इसने इसको मार दिया, तो ओमेगा की वैल्यू जो आपके पास में है, G ms डिवाइड बाय r क्यूब का रूट, ये आ रहा है आपके पास में ओमेगा। अगर ओमेगा ये आ रहा है तो अर्थ का टाइम पीरियड लिखना कितना आएगा, t नॉट, दिस इज 2 पाई डिवाइड बाय रूट G ms बाय रूट r क्यूब। तो ये सब कितने टाइम्स है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू से कितने टाइम्स, 9 ऊपर चला जाएगा आपके पास में, तो यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा, तो आप बड़ी से 9 टाइम्स बन रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान था। आपको ग्रेविटेशन ने बताया भी जाता है बार बार कि भाई बाइनरी स्टार सिस्टम अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कैपिटल लो इंपॉर्टेंट है, उसके सवाल आने के चांस रहते हैं। अब आइए अपने लास्ट सवाल पे चलते हैं, डिस्कशन नंबर 19 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 19 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल है। आपको बोला गया इन फोटो एमिशन एक्सपेरिमेंट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय मेटल पी क्यू। 3 मेटल है, तो आप बना लीजिए, ये वाला मेटल है आपके पास में पी, एक दूसरा मेटल है आपके पास में क्यू, और एक तीसरा मेटल है आपके पास में आर। ये 3 मेटल है आपके पास में। ठीक है, तो जो इससे जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो कुछ ईपी है, यहाँ से जो एनर्जी है वो कुछ EQ है, और यहाँ से जो एनर्जी है वो आपके पास में ER है। ये सवाल में गिवन है। ठीक है, आपको बोल दिया गया दैट इज EP जो आपके पास में है दैट इज ट्वाइस ऑफ EQ है और ट्वाइस ऑफ ER है। ये सवाल में आपको गिवन है। ठीक है जी, तो अगर हम चलिए ठीक है मैं ऐसे पढ़ रहे थे, आगे पढ़ते हैं। आगे सवाल में क्या बोला गया है, इसने बोला कि सेम लाइट आके गिरी है P पे और Q पे। तो मान लीजिए कुछ इस पे भी एनर्जी जो गिरी है वो कुछ E नॉट गिरी है, और इस पे भी जो फोटोन गिरा है वो कुछ E नॉट गिरा है। इस पे नहीं पता है हमें, इस पे जो एनर्जी है वो कुछ आपके पास में आप E1 मान लीजिए, वो हमें नहीं पता है, सवाल में गिवन नहीं है, वो चीज वही निकालने के लिए बोला है। वर्क फंक्शन आपको गिवन है, इसका जो वर्क फंक्शन है दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका जो वर्क फंक्शन है दैट इज 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका जो वर्क फंक्शन है दैट इज 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इक्वेशन जो आप लिख सकते हो बेसिक इक्वेशन लिखिए। तो आप क्या बोलेंगे, जैसे E नॉट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स को आप कुछ EP बोल दीजिए। तो हम एक काम करते हैं, ER या फिर और EQ को हम E नॉट बोल देते हैं, या फिर कुछ E बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम E बोल देते हैं, नहीं तो किसी की एक बोल देते हैं। ठीक है, ये ठीक है। तो आप देखिए EP कितना हो जाए, ट्वाइस ऑफ E, बिकॉज आपने ER और EQ को E बोले तो ट्वाइस ऑफ E हो गया। सिमिलरली इसमें अगर आप देखें जैसे E नॉट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन कितना है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है ई क्यू, तो ई क्यू को आपने ई बोला, ये आ गया। तो यहाँ से हमें क्या होगा, हमें ई मिल जाएगा। इसको थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे इसको उड़ा दिया, ये वैल्यू कितनी बन गई, यहाँ पे ये देखा तो दिस इज बिकम -0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पे प्लस ई बन गया। तो ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें ई की वैल्यू मिल गई। अगर हमें ई की वैल्यू मिल गई, सवाल में कुछ बचता नहीं है। देखिए फिर आप क्या लिखेंगे इसमें, दैट इज E1 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, इस वाले के लिख रहा हूँ वर्क फंक्शन प्लस जो इसकी एनर्जी है, इसकी एनर्जी ई के बराबर है, 0.5। तो आप क्या बोले, जो E1 की वैल्यू आपके पास में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपने बहुत ही इजी सवाल था, बहुत बेसिक सवाल था, आप आसानी से कर सकते थे। ठीक है बच्चों, इस साथ में ये पेपर का डिस्कशन खत्म होता है। तो मैं इसमें ये बोलूँगा भी आपके पास में एक क्वेश्चन नंबर 3 जो मुझे लगा था भी एवरेज बच्चा नहीं कर सकता, जो बहुत आसान थे, मतलब जो थोड़े भी टफ थे वो सॉल्व था। क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए आप स्किप कर दिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी चलो मान लीजिए स्किप कर दिए 2, और पहला जो आपके पास में स्टीम था 7 और 8 वो भी मान लीजिए आपने स्किप कर दिया, 4 सवाल वहाँ पे स्किप हो गए, और ये 13, 14 भी चलो मान लिया आपने स्किप कर दिया, 6 सवाल हो गए, और 1-2 सवाल और मान लो आपको 8-9 सवाल मान लीजिए नहीं हुए, बहुत ही थोड़े से अच्छे लेवल के थे वो, पर बिल्कुल आसान में 10 सवाल बिल्कुल आसान थे। वो 10 सवाल अगर आपसे होते तो अच्छा खासा आप स्कोर कर देते। ठीक है बच्चों, इस साथ में डिस्कशन खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।